हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट 360 विद आशीष में। यदि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमने क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री में विलियन शुरू करा था। उसके 5 पार्ट आ चुके हैं। आज उसके छठे पार्ट में हम अणुसंख्य गुणधर्म का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने अणुसंख्य गुणधर्म को शुरू किया था और उसमें पहला अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ा था हमने वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आज दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक यानी ये हमारा एक ताप है जिसमें कोई चीज़ उबलने लगती है। इसे हम अंग्रेजी में बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, अब इस चीज़ को समझेंगे तो हम यहाँ पर एक बीकर ले लेते हैं और ये इसमें कोई विलायक भरा हुआ। अभी हम सिर्फ विलायक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इसे गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसमें ये वाष्प बननी शुरू हो जाएगी और वाष्प बननी शुरू हो जाएगी तो इसमें एक वाष्प दाब लगेगा। ठीक है, तो अगर हम इसे ताप और वाष्प दाब को रिलेट करें, ठीक है, किसको, ताप और वाष्प दाब को, तो जितना हम इसको गर्म करेंगे यानी जितना हम ताप को बढ़ाएंगे उतना हमारा वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाएं वाष्प दाब और ताप के लिए, वाष्प दाब और ताप के लिए, तो यहाँ पे ये सीधा सा ग्राफ आएगा। ठीक है, और किसके लिए है, विलायक के लिए। ठीक है, अभी इसमें सिर्फ क्या है, विलायक। तो जितना हम इसको गर्म करेंगे वाष्प दाब उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि वाष्प ज्यादा बनेगी तो वाष्प दाब भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर हम वाष्प दाब और ताप के लिए ग्राफ बनाएं तो इस तरीके से हमें एक ग्राफ मिलेगा। अब हम यहाँ पे एक विलियन बनाते हैं। यहाँ देखेंगे, ठीक है, ये हमारा विलियन है और यहाँ विलियन में क्या करेंगे, हम विलेय कैसा लेंगे, अवाष्पशील। ठीक है, कैसा लेंगे, अवाष्पशील विलेय। तो यहाँ पे कुछ विलेय के कण बना लेते हैं। ये वाले हमारे विलेय के कण हो गए। अवाष्पशील का मतलब होता है अगर इसे हम गर्म करें, इसका ताप बढ़ाएं तो ये वाष्प में नहीं बदलेगा, यानी वाष्प का निर्माण नहीं करेगा। और वाष्प का निर्माण नहीं करेगा तो इसका जो वाष्प दाब होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर हम टोटल विलियन का वाष्प दाब देखें तो इसका ज्यादा होगा विलायक का और इसका क्या हो जाएगा, कम। इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा, और इसका क्या हो जाएगा, कम। तो अब हम यहाँ पे अगर देखें तो इसका ग्राफ जो आएगा वो इस तरीके से आएगा। ये हो गया हमारा विलियन का ग्राफ। ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। तो ये हमारे विलायक के लिए है और ये विलियन के लिए। यहाँ हमें ग्राफ से ये बात समझ में आती है कि ताप बढ़ने के साथ विलायक और विलियन दोनों के वाष्प दाब बढ़ते हैं। ठीक है, यदि हम ग्राफ में दो ऐसे बिंदु लें जहाँ पर विलायक और विलियन का वाष्प दाब बराबर हो तो हम देखेंगे उनके जो ताप हैं वो अलग अलग हैं, यानी क्वथनांक क्या है, अलग अलग है। क्वथनांक में उन्नयन को समझने से पहले क्वथनांक की परिभाषा देखनी जरूरी है। क्वथनांक वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब बराबर हो, तो वह ताप जिस पे विलयन का वाष्प दाब और पूरे वायुमंडल का दाब बराबर हो। वायुमंडलीय दाब यानी पूरे वायुमंडल का दाब। तो जब ये दोनों बराबर हो तो उस ताप को हम क्वथनांक कहते हैं और वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम के बराबर होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन में हम वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम लेते हैं। इस दाब और ग्राफ में संबंध समझेंगे। तो यहाँ पे मान लिया और अब इसको हम मिला लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक एटीएम दाब होगा, वाष्प दाब। यहाँ पे भी क्या होगा, 1 एटीएम वाष्प दाब होगा। और अगर हम यहाँ नीचे टेम्परेचर पर इस लाइन को मिलाएं
अब हमें ग्राफ से विलयन और विलायक का क्वथनांक मिलेगा। 1 एटीएम में हम विलायक के क्वथनांक को टीबी नॉट कहते हैं और विलयन के क्वथनांक को हम टीबी। अगर हम यहाँ पे अब ग्राफ में देखें तो दाब तो दोनों का बराबर है, 1 एटीएम 1 एटीएम, लेकिन इनके क्वथनांकों में अंतर है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो दाब है वो कितना है, 1 एटीएम। ठीक है, समझ गए ना। तो 1 एटीएम वायुमंडलीय दाब पर हम विलयन के जो ताप हैं उसे क्वथनांक कहते हैं, और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि विलयन का ज़्यादा है, तो ये जो अंतर है इसे हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, जिसे हम डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा है ना, विलयन का ज़्यादा है ताप, और विलायक क्या क्या है, कम है ताप, यानी क्वथनांक। क्वथनांक किसका ज़्यादा है, विलयन का। ठीक है, और ये कौन सा ताप है, जब उसका वाष्प दाब क्या हो, 1 एटीएम हो, यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो। तो ये ज़्यादा है किसका, विलयन का, किससे, विलायक से। तो इसी अंतर को हम, इसी ताप में जो वृद्धि है इसको हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो इसकी अब डेफिनेशन देखेंगे। आइए अब देखते हैं क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा कैसे लिखेंगे। अवाष्पशील विलेय पदार्थ को विलायक में मिलाने पर विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न वृद्धि को विलायक के क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। ठीक है, अवाष्पशील पदार्थ होता है जो वाष्प नहीं बनाता है, तो इसे मिलाने पर विलयन के जो क्वथनांक होता है उसमें वृद्धि हो जाती है, जिसे हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, तो विलायक में के क्वथनांक में उन्नयन इससे दिखाते हैं। तो ज़्यादा किसका है, विलयन का, और विलयन को लिखते हैं हम टीबी, उसके क्वथनांक को लिखते हैं हम टी बी से, माइनस जो विलायक का क्वथनांक है, और विलायक का क्वथनांक क्या लिखा है हमने, टी बी नॉट। ठीक है, तो जब इसमें से विलयन के क्वथनांक में से हम विलायक के क्वथनांक को घटाएंगे, विलयन के क्वथनांक में से विलायक के क्वथनांक को जब हम घटाएंगे तो हमें क्वथनांक में उन्नयन प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेल्टा टी बी क्या है हमारा, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, और टी बी क्या है हमारा, विलयन का क्वथनांक। और टी बी नॉट क्या है हमारा, विलायक का क्वथनांक। ठीक है, तो क्वथनांक में उन्नयन क्या है, विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है। ठीक है, विलयन नहीं, विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है। और कैसे निकालते हैं, विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रयोग से ज्ञात हुआ है कि विलायक के क्वथनांक में उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। वैज्ञानिक इस बात को सिद्ध कर चुके हैं कि विलायक के क्वथनांक में जो उन्नयन है वो मोलरता के समानुपाती होता है। तो विलायक के क्वथनांक में जो उन्नयन है इसे हम टीबी से लिखते हैं, और यह मोललता के क्या होता है, समानुपाती। मोललता को स्मॉल m से लिखा जाता है। अगर हमें यहाँ पर समानुपाती का साइन हटाना है और बराबर लिखना है तो एक नियतांक लेना पड़ता है। यहाँ पर हम नियतांक लेते हैं kb, और इसे कहा जाता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, क्या कहा जाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ kb बराबर मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब अगर हम यहाँ पर kb की परिभाषा निकालना चाहें तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यदि m बराबर 1 हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, m यानी मोललता क्या हो जाए, 1, तो यहाँ पे tb बराबर क्या हो जाएगा, kb। अब यहाँ से हम परिभाषा लिख सकते हैं। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे,
मोलल उन्नयन स्थिरांक उस विलयन के क्वथनांक में उन्नयन के बराबर है जिसकी मोललता इकाई हो। ठीक है, ये डेफिनेशन हो जाएगी किसकी? मोलल उन्नयन स्थिरांक की। तो क्या है ये? उस विलयन के क्वथनांक में उन्नयन के बराबर है जिसकी मोललता क्या हो? इकाई हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आगे देखेंगे टीबी बराबर के बी एम है, और अगर हम यहाँ पर मोललता का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दें तो मोललता कैसे निकालते हैं हम वो देखेंगे। तो ये होते हैं विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, यानी एन बी अपॉन डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए विलायक का भार केजी में। और अगर हम एन बी की बात करें तो ये कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं हम विलय का भार डब्ल्यू बी अपॉन विलय का मोलर भार, और बटे में आ जाता है विलायक का भार केजी में। अगर केजी में नहीं है और ये ग्राम में है तो इसे 1000 से भाग दे देते। तो अब हमारे पास जो ये आता है, ये आता है डब्ल्यू बी इंटू 1000, ऊपर चले जाएगा, और नीचे एम बी इंटू डब्ल्यू ए। हमने पहले कर चुके हैं मोललता को, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये आ जाएगा टी बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू ये ए है, सॉरी, डब्ल्यू ए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा विलायक के क्वथनांक टीबी, डेल्टा टीबी, तथा विलय के अणुभार और भार में संबंध। इस फॉर्मूले की सहायता से हम विलय का अणुभार निकाल सकते हैं, जिस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल। अब एक न्यूमेरिकल करेंगे, ये 2017 में आ रखा है, 26वां प्रश्न है, जिसमें पहला पार्ट है राउल्ट का वाष्प दाब में अवनमन नियम लिखिए। तो हमने वाष्प दाब में अवनमन पढ़ा है ना, वही राउल्ट का वाष्प दाब का अवनमन नियम है। अब चलते हैं एक न्यूमेरिकल पर, जो इसका अगला पार्ट है। 5.4 ग्राम ग्लूकोज को 120 ग्राम जल में विलय करने पर इसके क्वथनांक में 0.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। तो जल में इसके मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी की गणना कीजिए। मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि विलय का जो भार दे रखा है हमें, वो लिखेंगे। विलय का भार यानी डब्ल्यू बी 5.4 ग्राम। विलय का हम अणुभार निकालें। विलय क्या है हमारा? ग्लूकोज। तो इसका अणुभार निकालना है। तो अणुभार कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला है, और इसमें हम प्रत्येक का भार रखेंगे और अणुभार निकाल देंगे। जैसे यहाँ पर कार्बन 6 है और एक कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, तो 6 गुणा गया 12। हाइड्रोजन का 1 होता है और 12 हाइड्रोजन है, तो 1 गुणा गया 12, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है और 6 ऑक्सीजन है, तो 16 गुणा गया 6। इन सब की गुणा करके हमें जो इसका अणुभार मिलता है वो मिलता है 180 ग्राम। ये हमारे ग्लूकोज का अणुभार है। दूसरा, इन्होंने क्वथनांक में वृद्धि दे रखी, यानी क्वथनांक में उन्नयन, और इसे लिखते हैं हम डेल्टा टीबी बराबर 0.1। ठीक है, डिग्री सेल्सियस दे रखा है। वृद्धि किस में भी हो वो बराबर होती, सेल्सियस में हो, केल्विन में हो, वो बराबर होगी। यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे कि ये आ गया हमारा डेल्टा बी। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? जल में मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी की हमें क्या करनी है? गणना करनी है। जल में मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें हम वैल्यूज को रखेंगे और हम के बी को निकालेंगे। तो ये दे रखा 0.1, ये हमें निकालना है। डब्ल्यू बी हमें दे रखा है 5.4 ग्राम,
इंटू 1000, ये हमने निकाल लिया 180, और WA हमें दे रखा था यहाँ पे 120 ग्राम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं WA बराबर 120 ग्राम। इन सब वैल्यूज़ को यहाँ रखेंगे तो ये देखो 0.1 आ गया है हमारा, सॉरी यहाँ पे लिखना था 120 WA की जगह। ठीक है, अब इन सब को KB निकालने के लिए इन सब को इधर लेके जाएंगे तो KB बराबर आ जाएगा 0.1 गुणा गया 180 गुणा गया 120, और ये नीचे आ जाएंगे बटे में 5.4 गुणा गया 1000। क्यों आए? क्योंकि इस तरफ ये ऊपर है तो यहाँ जाके क्या आ जाएंगे? नीचे। तो इन सब वैल्यूज को हम जब सॉल्व करेंगे तो KB का मान आ जाएगा 0.4। अब एक चीज यहाँ पे देखेंगे हम कि मात्रक क्या होता है KB का, तो इसको जरा यहाँ पे देखेंगे। KB का मात्रक निकालने के लिए हम पहले उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। KB बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? KB बराबर डेल्टा T, ठीक है, डेल्टा TB अपॉन M, और TB का जो मात्रक होता है यानी ताप का मात्रक केल्विन, और मोललता का क्या हो जाएगा? मोल बटे किलोग्राम ना, तो मोल बटे किलोग्राम या ग्राम दोनों लिख सकते हैं, किलोग्राम या मोल। तो इसको अगर आगे लिखेंगे तो ये जगह केल्विन ग्राम प्रति मोल, केल्विन ग्राम प्रति मोल, या इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा मात्रक KB का केल्विन, ठीक है, ग्राम मोल जो बटे में था वो इनवर्स आ जाएगा। तो ये मात्रक है किसका? KB का। क्या है? केल्विन ग्राम मोल इनवर्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? KB की जगह 0.4 आ गया केल्विन ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। और ये जो KB का मान है ये विलायक पर निर्भर करता है, ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये विलायक पर निर्भर करता है। जिस प्रकार का हमारा विलायक होगा KB भी उसके लिए अलग होगा, यानी अलग अलग विलायकों के लिए KB का मान अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब करते हैं अगला एक और न्यूमेरिकल, जिसमें हम इस पे आने वाले प्रश्नों के टाइप्स देखेंगे कि एक और टाइप कौन सा है। एक टाइप तो ये है जब हमें KB निकालना पड़ेगा, एक और टाइप है जिसमें हम किसी विलेय का अणुभार निकालते हैं। ठीक है, चलो 2016 में एक प्रश्न आया था 11वां। एक अवाष्पशील विलेय के 1.0 ग्राम को 10 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन 1 डिग्री सेल्सियस का होता है। विलेय के अणुभार की गणना कीजिए, जबकि बेंजीन के लिए KB 2.53 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है, किलोग्राम प्रति मोल ये दे रखा है इसका मात्रक। ठीक है, ग्राम भी हो सकता है और किलोग्राम भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे हमें क्या क्या चीजें दी हैं। सबसे पहले देखेंगे विलेय का भार। विलेय का भार यानी WB, ये हमें दे रखा है 1.0 ग्राम। ठीक है, 1.0 ग्राम। और विलायक का भार दिया है, विलायक यानी बेंजीन का भार WA बराबर 10 ग्राम। क्वथनांक में उन्नयन दिया है यानी डेल्टा TB 1 डिग्री सेल्सियस। जो अंतर होता है डेल्टा TB होता है वो केल्विन में हो सेल्सियस में हो बराबर होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्या दे रखा है? KB का मान दे रखा है, तो वो दे रखा है 2.53 केल्विन किलो प्रति मोल। अब हमें निकालना है विलेय का अणुभार या मोलर भार यानी MB। इसलिए पहले तो फॉर्मूला लिख लेंगे, डेल्टा TB बराबर होता है हमारा KB इंटू WB इंटू 1000, नीचे होता है MB इंटू WA। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। अब हमें निकालना क्या है? MB निकालना है, तो इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो MB बराबर हो जाएगा KB इंटू WB
अपॉन इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ठीक है, इसको इधर लेके जाना है क्योंकि ये निकालना है और इसको इधर लेके आना है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा अणुभार के लिए। KB की वैल्यू रखेंगे, WB की वैल्यू रखेंगे, और सॉरी यहाँ पे ये डेल्टा TB आना था, डेल्टा TB। तो डेल्टा TB की वैल्यू रखेंगे, WA की वैल्यू रखेंगे। तो इन सब की जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा KB कितना दे रखा 2.53, WB दे रखा हमारे पास 1 ग्राम इंटू 1000, और डेल्टा TB दे रखा है हमारा, डेल्टा TB कितना दे रखा 1 डिग्री इंटू हमारे पास WA कितना है 10 ग्राम। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हमने रख दी हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 253। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मोलर भार या अणुभार विलेय का, और इसको लिखेंगे हम ग्राम प्रति मोल। ठीक है, यहाँ पर जो मोलर भार और अणुभार की यूनिट है वो है ग्राम प्रति मोल या ग्राम मोल इनवर्स। इसका मतलब ये है कि 1 मोल का भार कितना है 253 ग्राम। ठीक है, तो आगे के जो अणुसंख्य गुणधर्म हैं वो हम अगली वीडियोज़ में करेंगे, और तब तक आप लोगों को मेरी वीडियोज़ को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाना है।